Hello student, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम. स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए जो बच्चे हमारे एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का हम पेपर लेके आए हैं. आप लोगों को पता है कि आप लोगों का कितना ब्रांच है. आप लोगों का 5 ब्रांच होता है, जिसमें हम आप लोगों को ह्यूमन डेवलपमेंट का पेपर आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं. डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट का पेपर जो है आज आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए हम लेकर आए हैं. स्टूडेंट, पेपर कौन सा है? तो ये आप लोगों का पेपर सेकंड है, जिसको हम कहते क्या हैं, किस नाम से हम इसको जानते हैं. तो याद रखिएगा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से हम जानते हैं. हिंदी में क्या कहते हैं इसको? तो आरंभिक बाल्यावस्था में सुरक्षा एवं शिक्षा. ये आपका जो है पेपर का नाम है. तो आइए आज हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों का प्रीवियस ईयर जो है सेक्शन ए का क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लेके आए स्टूडेंट. ठीक है, तो सेक्शन ए में देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि मेरिया मॉन्टेसरी के योगदान को लिखिए. ठीक है, यानी मेरिया मॉन्टेसरी जो पद्धति थे, मेरिया मॉन्टेसरी या मॉन्टेसरी पद्धति के जन्मदाता या प्रेरक कौन है? तो मेरिया मॉन्टेसरी है. तो उन्हीं के जो है क्या योगदान उन्होंने दिया, उसके बारे में जो है इस प्रश्न में करना है स्टूडेंट. तो देखिए आइए हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का. देखिए आंसर क्या है स्टूडेंट? तो देखिए यहाँ पे है कि मॉन्टेसरी पद्धति की जन्मदाता डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी थी, जिनका जन्म 1870 ईस्वी में इटली में हुआ था. ठीक है, मेरिया मॉन्टेसरी का जन्म किस सन में हुआ था? तो आपका 1870 ईस्वी में हुआ था. कहाँ पे हुआ था स्टूडेंट? इटली में हुआ था. देखिए आगे आप लोग नेट की तैयारी करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं. जैसे आ जाएगा कि मॉन्टेसरी पद्धति के जन्मदाता कौन है, तो हम क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि मेरिया मॉन्टेसरी थी. उनका जन्म कब था? तो 1870 ईस्वी में हुआ था. और कहाँ पे हुआ था? तो इटली में हुआ था. ठीक है, रोम विश्वविद्यालय में एमडी की उपाधि लेने वाली प्रथम महिला थी. ठीक है, रोम विश्वविद्यालय में एमडी की उपाधि लेने वाली कौन सी महिला थी? है तो पहले नंबर पर प्रथम महिला थी. ठीक है, फिर क्या? उन्होंने यह अनुभव किया कि मंद बुद्धि तथा विकलांग बच्चों को शिक्षा देना आवश्यक है, यह चिकित्सा से भी ज़्यादा जरूरी था. अतः उन्होंने इसके लिए एक विद्यालय की स्थापना किया और सामान्य बालकों को शिक्षा देने के साथ साथ वह मंदबुद्धि बालकों को भी क्या करी? शिक्षा देने लगी. तो उनका ये मानना था कि मतलब दवा से ज़्यादा क्या है, डॉक्टरी इलाज से ज़्यादा क्या था? उनका मानना था कि जो मंदबुद्धि के बालक हैं उनको जो है मंदबुद्धि तथा विकलांग जो बच्चे हैं उनका जो है एजुकेशन अच्छा होना चाहिए. ठीक है, तो यही योगदान था उनका. देखिए क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इतना आप लोगों को आंसर जो है सफिशियंट है. अब आइए देखिए दूसरे प्रश्न की ओर बात बढ़ते स्टूडेंट. दूसरा प्रश्न हमारा क्या? फ्रोबेल का ईसीसीई में क्या योगदान है? फ्रोबेल का ईसीसी में क्या योगदान? तो आइए देखिए फ्रोबेल कौन थे? तो ये जो थे किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता थे. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रोबेल, ये ऐसे होगा, ऑगस्ट फ्रोबेल को माना जाता है. इनका जन्म 1782 ईस्वी को जर्मनी में हुआ था. फ्रोबेल का उद्देश्य यह था कि खेल और आनंद और स्वतंत्रता के साथ साथ बच्चों को क्या है, किंडरगार्टन में पढ़ाना चाहिए. किंडरगार्टन का मतलब क्या है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि बच्चों का बगीचा. ठीक है, किंडरगार्टन का मतलब क्या हुआ? शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? तो आप सभी लोग जानते हैं शाब्दिक अर्थ क्या होगा आपका, कि बच्चों का जो है बगीचा को हम किंडरगार्टन करते हैं. बच्चों का क्या है? बगीचा. तो जैसे माली होता है ना स्टूडेंट, माली क्या करता है? नर्सरी का, गार्डन का क्या करता है? देखभाली करता है ना. तो उसी तरह से फ्रोबेल जो थे उन्होंने क्या किया? किंडरगार्टन पद्धति स्टार्ट की और उसमें क्या किया? उन्होंने छोटे बच्चों को पढ़ाना लिखाना ये सब जो है शुरू किया. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रोबेल बालकों के, एक मिनट नहीं यहाँ पर था फ्रोबेल का उद्देश्य एक, हाँ देखिए फ्रोबेल का उद्देश्य यह था कि खेल और आनंद और स्वतंत्रता के साथ बच्चों को किंडरगार्टन में पढ़ाना चाहते थे. ठीक है, फ्रोबेल बालकों के आंतरिक विकास हेतु उपहार का प्रयोग करते थे ताकि सभी बच्चे क्या हो, पढ़ सके, शिक्षित हो सके. तो ये सभी लोग आप लोग जानते हैं कि किसी भी बच्चे को अगर शिक्षा देना है तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी बच्चे को जो है लालच देकर, उनको मतलब खिलौना देकर, टॉफ़ी देकर छोटे बच्चों को पढ़ाना क्या होता है,
इतना आसान नहीं होता, उनको खेल खेल में पढ़ाना पड़ता है, खिलौने के जरिए पढ़ाना पड़ता है। तो यही उनका था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, यूनिसेफ का क्या यूनिसेफ से आप क्या समझते हैं? ठीक है, यूनिसेफ से आप क्या समझते हैं? तो देखिए यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यूनिसेफ कैसा संगठन? तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट शाखा है। ठीक है, यूनिसेफ किसका जो शाखा है? तो याद रखिएगा कि इसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, ठीक है, यूएनओ की एक विशिष्ट शाखा है। यह संगठन की स्थापना इस संगठन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई स्टूडेंट? याद रखिएगा कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को यूनिसेफ की स्थापना हुई। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? तो यूनिसेफ का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष है। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म, बस इतना ही आप लिख देंगे, आप लोगों को 2 में 2 पूरे नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर नंबर आपका नहीं कर, बस आप ईयर यहाँ पर सही लिखिएगा और यह संगठन जो है किसके लिए ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य उन देशों को आर्थिक सहायता एवं सहयोग देना है जो मातृ एवं शिशु रोग के निवारण तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए क्या है, संघर्षशील है। ठीक है, तो यूनिसेफ किसके लिए कार्य कर रहा है? तो वह उन सभी देशों के लिए कार्य करता है जहां पर मातृ मतलब माता और शिशु, पहले क्या था, आज से 50 साल पहले 40 साल पहले क्या था, बच्चों को जन्म देते हुए माँ क्या करती थी, डेथ कर जाती थी। वो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए यूनिसेफ हमेशा क्या है, कार्य करता है। यूनिसेफ कैसी संगठन है, कैसी संस्था है? तो याद रखिएगा कि यूनिसेफ जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर है, यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था के शिक्षा का उद्देश्य जो है निम्न है। पहला उद्देश्य क्या है स्टूडेंट? तो बच्चों का स्वस्थ शरीर, मांसपेशियों के उचित सामंजस्य एवं आधारभूत गत्यात्मक योग्यताओं का विकास करना। ठीक है, तो पहला उद्देश्य आपका क्या है? तो पहला उद्देश्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था की शिक्षा, यानी अभी आपको यही था ना, ECCE, इसका फुल फॉर्म यही है, पूर्व बाल्यावस्था के शिक्षा एवं सुरक्षा एवं शिक्षा। ठीक है, तो ये है, तो आपका देखिए यहाँ पे क्या है, तो पहला उद्देश्य यही हो गया, मतलब पूर्व बाल्यावस्था की शिक्षा का उद्देश्य कि बच्चों को क्या हो, बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य हो, मांसपेशियों का अच्छा विकास हो और जो भी उनके गत्यात्मक योग्यताएं हैं उनका विकास करना। दूसरा क्या है, उसमें भाषाई कौशल का विकास करना, यानी बच्चे क्या है, शुद्ध भाषा का प्रयोग करें, शुद्ध बोलना सीखें, उन भाषा कौशल का क्या हो, विकास हो। फिर तीसरा उद्देश्य क्या है, माता पिता व समुदाय के लोगों को प्रशिक्षित करना। ठीक है, माने बच्चे के साथ साथ क्या करना है, माता पिता को और समुदाय, यानी जो वहाँ का जो समुदाय है, समाज है, उसको भी क्या करना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए। जैसे कि बच्चों को आप कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे लिखा सकते हैं, अपने बच्चों की स्वास्थ्य का ध्यान आप कैसे रख सकते हैं, इस सब चीज को लिए क्या होता है, इन सब चीजों के लिए जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर क्या है, बच्चों का सामाजिकरण करना, बच्चे समाज में कैसे रहे, अपने आप को कैसे, मतलब घर के वातावरण से जब वो बाहर निकलते हैं तो बाहरी वातावरण में कैसे वो तालमेल बैठाएं, इनका क्या, सामाजिकरण करना। फिर क्या है, पांचवा क्या, आत्मविश्वास, तर्कपूर्ण चिंतन एवं खोज को बढ़ावा देना, यानी बच्चों में जो है आत्मविश्वास हो, वो तर्कपूर्ण यानी तर्कपूर्ण चिंतन कर सके लॉजिक के साथ और नई चीजों की कैसी खोज कर सके, ये सब चीजों को क्या करना चाहिए, उनमें बढ़ावा देना चाहिए। फिर अगला उद्देश्य क्या है, बच्चों में संवेगात्मक परिपक्वता को विकसित करना, बच्चों में क्या, संवेगात्मक परिपक्वता को क्या करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। फिर क्या, उनकी कल्पना शक्ति, सातवां क्या, उनकी कल्पना शक्ति एवं रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास करना। तो जो बच्चों में जो कल्पना शक्ति है, उनका मतलब सोचने का, इमेजिन करने की, उसका भी क्या करना चाहिए, उसका भी जो है विकास करना चाहिए। ये भी क्या है, ये भी आपका पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा का जो है उद्देश्य है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, 8वां पॉइंट आपका है कि अपनी संस्कृति होगा। ठीक है, अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से बच्चों को
परिचय करना, जैसे हमारी संस्कृति क्या कह रही है, हमारा कल्चर क्या है, तो इन सब चीज़ों से क्या करना चाहिए, बच्चों को जो है परिचय कराना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है आपका पूर्व बाल्यावस्था में जो है शिक्षा का उद्देश्य हो गया। देखिए स्टूडेंट, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और अब से आज से आप लोगों की क्लास जो है अब कंटिन्यू रहेगी। हो सकता है कि 2-4 दिन में आप लोगों का भी टाइम टेबल आ जाए, तो आप लोग कमर कस के अपना तैयारी में लग जाइए और जो भी मॉडल पेपर दे रहे हैं आप लोग उसको मतलब अध्ययन अच्छे से करिए। ठीक है, अब देखिए 5वां प्रश्न हमारा क्या है, ECCE में रविंद्रनाथ टैगोर के योगदान का वर्णन कीजिए। यानी ECC मतलब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन केयर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी का क्या योगदान है उस पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बंगाल के प्रसिद्ध धार्मिक सुधारक महर्षि देवेंद्रनाथ के सुपुत्र गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, कभी आप एग्जाम में बैठे सामान्य जीके जीएस के अनुसार भी बन सकता है, या अपने होम साइंस में भी आप नेट की तैयारी करें, टीजीटी पीजीटी के आगे तैयारी करेंगे तो उसमें आ सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या है। तो हम क्या बताएंगे कि देवेंद्रनाथ, महर्षि देवेंद्रनाथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर का जन्म कहाँ हुआ है, कोलकाता में 6 मई 1861 ईस्वी को हुआ। कोलकाता में क्या है, 6 मई 1861 ईस्वी को रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने बोलपुर के निकट सन 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की। दूसरा क्वेश्चन आपका कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की। स्टूडेंट आप क्या बताएंगे कि शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी और किस सन में की थी, तो याद रखिएगा कि 1901 ईस्वी में जो है की थी। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। टैगोर का मानना था कि बच्चों को प्रारंभिक वर्षों में, ठीक है, टैगोर का मानना क्या था कि टैगोर का मानना था कि बच्चों को प्रारंभिक वर्षों में स्वतः प्रक्रिया द्वारा वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ संपर्क के दौरान वास्तविकता तक पहुंचाना चाहिए। यानी यहाँ पर उनका ये कहना था कि बच्चे जो हैं मतलब जो छोटे हैं मतलब 2 से लेकर आपका 3 साल 4 साल यानी साला पूर्व बच्चों की बात यहाँ पर हो रही है कि इतने छोटे बच्चों को क्या करना चाहिए, 1 से लेकर 3 साल के बच्चों को उन्हें स्वतः करके मतलब स्वयं से वो करके और वस्तु और व्यक्ति में जो के संपर्क में वास्तविकता सामंजस्य कैसे बैठाना है, इसके लिए क्या बच्चों को स्वतः ही करना चाहिए। ठीक है, मतलब स्वयं से करके उनको सीखने पर वो ज़्यादा बल देते थे। आगे देखिए क्या है कि टैगोर ने पर्यावरण के माध्यम से पढ़ने पर बल दिया। टैगोर का क्या मतलब था, टैगोर साहब भी यही चाहते थे कि जो बच्चे हैं वो अपने एटमॉस्फियर से पढ़ें, मतलब वातावरण से पढ़ना सीखें। ठीक है, उनके अनुसार शाला पूर्व बच्चों को प्राकृतिक भ्रमण जारी से पढ़ाना चाहिए, जरिए होगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ बना लीजिएगा, जरिए से क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। उनको ये था कि आप नेचर में बच्चों को घुमा कर पढ़ाइए, जैसे कि फूल है तो फूल देखिए कैसा होता है, लाल होता है, हरा होता है, पत्तियों का कलर कैसा होता है, हरा होता है, आकाश का कलर कैसा होता है, नीला होता है, मिट्टी ये मिट्टी है। ठीक है, तो ये सब क्या, ये हम जो है भ्रमण करके मतलब नेचर के कांटेक्ट में रहकर हम पढ़ा सकते थे। इस पर उन्होंने जो है ज़्यादा विशेष ध्यान दिया था। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, बालशाला से आप क्या समझते हैं, उसके उद्देश्य बताइए। ठीक है, बालशाला यानी नर्सरी स्कूल, ठीक है, से आप क्या समझते हैं उसके उद्देश्य बताइए। तो देखिए बालशाला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नर्सरी स्कूल कहते हैं। बालशाला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं स्टूडेंट, नर्सरी स्कूल कहते हैं। स्टूडेंट देखिए वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। देखिए ये आपका 3rd सेमेस्टर है, इसके बाद आप लोगों का 4th सेमेस्टर होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो इस चैनल पर आप एक बार जुड़े रहेंगे स्टूडेंट, आपको जो है 4th सेमेस्टर में इसका बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए देखिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अधिक से अधिक संख्या में जो है आप लोग शेयर जरूर से कर दीजिए, क्योंकि अब आप लोग की क्या है क्लास जो है आप ही लोग का चलेगा स्टूडेंट। MA 1st सेमेस्टर और MA 3rd सेमेस्टर के बच्चों की ही अब क्लास इस पर कंटिन्यू रहेगी। अब देखिए यहाँ पर हम प्रश्न के ऊपर आते हैं। प्रश्न हमारा क्या है
बालशाला से आप क्या समझते हैं, उसके उद्देश्य हमको बताना। तो देखिए यहाँ पर बालशाला को हम क्या कहते हैं, नर्सरी स्कूल कहते हैं। नर्सरी एक ऐसी जगह है जहाँ पौधे अथवा बालक जो अभी परिपक्व नहीं हुए, हम सभी लोग जानते हैं 1 से लेकर 3 साल के बच्चे जो होते हैं या 4 साल के बच्चे होते हैं, तो क्या उसमें परिपक्वता आ जाती है? बिल्कुल नहीं, मैच्योरिटी तो बिल्कुल नहीं आती है। तो नर्सरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्या कहता है, वह बालक को जो अभी तक क्या है, परिपक्व नहीं हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन का बहुत कम समय व्यतीत किया है। तो जाहिर सी बात है, जीवन तो हम मानते हैं ना कि 80-90 साल, 100 साल, लेकिन अब इसमें वर्तमान में क्या हो गया, 60 साल। तो 60 साल का जीवन तो वो 3 साल में तो जिए नहीं है। तो वही यहाँ पर करे कि अपने जीवन का बहुत कम समय व्यतीत किया है की देखभाल इस प्रकार की जाती है उन्हें बढ़ने एवं विकसित होने में पर्याप्त अवसर मिल सके। यानी नर्सरी स्कूल ऐसा स्कूल होता है जहाँ पर क्या है, बच्चों की देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वो कैसे बढ़ रहे हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी हो रही है, इस सब पर क्या होता है, नर्सरी क्लास में जो है ध्यान दिया जाता है। उनके जैसे डांट दबेड़ में, दबाव में ज़्यादा नहीं रखा जाता है। जितने बच्चे हमारे खुले एटमॉस्फेयर में रहेंगे, उनको खुला वातावरण मिलेगा, तो वो बच्चों का क्या होता है, विकास जो है अच्छा होता है, जैसा कि आप सभी लोग पढ़ रहे हैं और इस चीज़ को आप लोग जानते भी हैं। ठीक है, अब आइए आगे हम बात करते हैं कि 1 मिनट, हाँ देखिए बालशाला, ठीक है, बालशाला वह शालाएं होती हैं जहां पौधे रूपी बालक की देखरेख की विशेष व्यवस्था होती है। यहाँ बच्चों को, ठीक है, यहाँ बच्चों को क्या किया जाता है, बच्चों को की आयु के अनुरूप, ठीक है, बच्चों की जो आयु है उसके अनुरूप क्या है, खेल के माध्यम से शिक्षा देने की विशेष व्यवस्था होती है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो छोटे बच्चों को होता है, तो नर्सरी स्कूल में क्या करते हैं, उनको खेल खेल के माध्यम से जैसे पढ़ाया, जैसे मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्या होता है, पोयम के जरिए जो है बच्चों को जो है शिक्षित किया जाता है। जैसे आपका है कि मेरे बाबू को जैसे छोटा था उस समय, तो क्या था, उसको जैसे ये पोयम बहुत अच्छा लगता था कि मम्मी का पापा का पैसा गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, हम भी गोल तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। तो ऐसे ऐसे पोयम से क्या करते थे वो, मतलब पढ़ते थे, उनको ये शिक्षा दी जाती थी। तो ठीक है, तो देखिए ये सारी चीज़ें क्या हैं, बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, खेल खेल में ज़्यादा पढ़ाते हैं ना स्टूडेंट, तो वही सारी चीज़ें। अभी जैसे आप लोगों को थर्ड पेपर जो होगा, आप लोगों का क्रिएटिविटी होगा, तो उसमें भी आप लोगों को क्या है, पढ़ाना लिखाना जो है, मतलब एक सर्वे का जो है, मतलब चार्ट बनाकर लगाना पड़ता है। हालांकि हर कॉलेज में अलग अलग नियम है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए, ये आज आप लोगों को टोटल हमने 6 क्वेश्चन जो है करा दिया, और अब जो है एक और सेक्शन ए का मॉडल पेपर मैं लगाऊंगी, उसके बाद आप लोग का शॉर्ट और लॉन्ग चलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियोस को शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, और कमेंट जरूर करिए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और किस तरह का जो है आप लोग क्वेश्चन चाहते स्टूडेंट, उसको भी आप लोग कमेंट के जरिए मतलब कर सकते हैं। तो उस टॉपिक पर भी हम आप लोगों के जो है प्रश्न जो है तैयार कर देंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर करें, और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी। और आज से अपनी तैयारी आप लोग जो है मतलब तैयारी शुरू कर दीजिए। हो सकता है 2-4 दिन में आप लोगों का भी टाइम टेबल आ जाए स्टूडेंट। ठीक है, ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।